नमस्कार दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में बैंकिंग व्यवस्था और इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इसका ऐतिहासिक विस्तार देखा था कि किस तरीके से प्राचीन काल में लोग अपनी पूंजी का देख रेख करते थे और किस तरीके से प्रचलन होता था। तो इसमें हम लोग आरबीआई को पढ़ेंगे, किस तरीके से स्थापित हुई और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक है क्या। ठीक है, देखिए प्रत्येक देश में बैंकिंग की प्रणाली और देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य एक सर्वोच्च बैंक करता है। ठीक है, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। देखिए भारत की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है। सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस देश का केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक यानी कि जो सरकार का बैंक होता है उसी को एक तरीके से सेंट्रल बैंक बोल दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का भी अपना एक सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक है जिसको आरबीआई कहा गया। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य भी आरबीआई का होता है और भारत की जितनी भी मुद्राएं हैं उनका हिसाब किताब आरबीआई के द्वारा रखा जाता है, क्योंकि इसके एक प्रमुख कार्यों में से एक है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है भारत में बैंकिंग सिस्टम का कि देखिए टॉप पे आरबीआई है और उसके नीचे जितनी भी बैंक हैं, जितने भी टाइप की बैंकें हैं वो सभी आती हैं। धीरे धीरे हम लोग आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आरबीआई है और आरबीआई के अंडर में मुख्य रूप से दो प्रकार की बैंक आती हैं। पहला आपका है शेड्यूल्ड बैंक और दूसरी आपकी है अनशेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अगर हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करें तो उसमें आपकी कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं। वहीं पर अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो उसमें क्या है, पब्लिक सेक्टर हो गई, प्राइवेट हो गई, फॉरेन सेक्टर हो गई और आपकी रीजनल रूरल बैंक जो आपकी आरआरबी के नाम से जानी जाती हैं। इनको हम सभी बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे दिया फ्लो चार्ट के रूप में जो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करें तो किस तरीके से स्थापित हुई, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आरबीआई की स्थापना है किस एक्ट के द्वारा हुई, या यूं कहें कि जो हाल ही में मुद्रा का एक तरीके से 500 और 1000 के नोट बंद करके नई मुद्रा का चलन किया गया, वो आरबीआई किस एक्ट के प्रावधान के द्वारा ये एक तरीके से संभव कर पाती है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जितने भी कार्य करती है वो सभी कार्य इस एक्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आता है कि आरबीआई फलाना काम किस एक्ट के माध्यम से करती है, तो आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसी एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 से। लगभग 5 लाख रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत में रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में था। बहुत बार वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आरबीआई का प्रारंभ में जो मुख्यालय था, शुरुआत में था, वो मुख्यालय कहाँ पे था, वो आपका कोलकाता में था। लगभग 2 साल वहाँ पे आपका मुख्यालय रहा और 1937 में स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट आपका जो आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। मुख्य रूप से आपका जो मुख्यालय वो होता है जहाँ पे जो गवर्नर होता है भारत का यानी कि आरबीआई का, मुख्य रूप से वो बैठता है और जितनी भी पॉलिसी बनती हैं बैंक से रिलेटेड वो सभी आपकी इस कार्यालय में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर इसके स्थानीय बोर्ड की बात करें, देखिए स्थानीय बोर्ड और स्थानीय कार्यालय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कि स्थानीय बोर्ड, देखिए स्थानीय बोर्ड जो हैं वो भारत भर में केवल और केवल 4 हैं। वहीं पर स्थानीय कार्यालय की बात करें तो आपके भारत भर में कितने हैं, 29 हैं। अभी हम देखने वाले हैं सभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्थानीय बोर्ड कौन कौन से हैं। तो स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी है, 4 है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के स्थानीय बोर्ड कौन से हैं, यानी कि कितने हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सा बहुत अच्छा फ्रेम करेगा कि निम्न में से कौन सा स्थानीय यानी कि आरबीआई का स्थानीय बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा शहर। तो 3 तो इनमें से दे देगा और एक आपका कोई भी शहर रख सकता है जहाँ पे आपका ये रीजनल बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मुंबई में ही है, दूसरा आपका कोलकाता, तीसरा चेन्नई और चौथा आपका दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरीके से चारों क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं इनके स्थानीय बोर्ड। अगर इसके सदस्यता की बात करें यानी कि इन स्थानीय बोर्ड में, रीजनल बोर्ड्स में कौन कौन से लोग होते हैं, ये प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनकी अवधि कितनी होती है, 4 वर्ष की होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
कि आरबीआई के स्थानीय बोर्ड के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो ऑप्शन में आपके दे देंगे 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब समझते हैं कि इनके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी संख्या कितनी है। अगर हम क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो इनकी संख्या आती है 29। और ये जो विभिन्न आपके यहाँ पे मैप में लिखे हुए हैं, इस वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो, और इसमें हमारा लखनऊ और कानपुर भी आता है, जहाँ पे आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो आपके दिखाई देते हैं, यानी कि स्थापित किए गए हैं। अगर स्थापना की बात करें, देखिए यहाँ पे है साइड में, ये मुख्य रूप से एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर इसमें स्थापित किए जाते हैं। इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछ देंगे इसकी बॉडी में कितने लोग होते हैं। ठीक है, तो भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यद्यपि प्रारंभ में निजी स्वामित्व वाला था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण करके पूर्ण रूप से ये जो है भारत सरकार ने अपने स्वामित्व में ले लिया। यानी कि जब 1935 में इसको स्थापित किया गया था, ये प्राइवेट था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और एक तरीके से सरकारी बैंक बन गया ये कुछ इस तरीके से आपका ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड के रूप में होता है। इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कौन होता है भाई? सबसे पहले ऊपर होता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर कितने हो गए? 1 गवर्नर होता है। उप गवर्नर आपके 4 हो गए। ठीक है, कार्यपालिका निदेशक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक और आपका प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक। नेक्स्ट आपका आता है मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और सहायक स्टाफ। यानी कि इस तरीके से हायरार्की दी गई है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। इस तरीके से किसी कोई भी कार्यालय हो वहाँ का इस तरीके से हायरार्की होती है कि टॉप पे कौन रहेगा, फिर उसके अंडर में कौन, उसके अंडर में कौन, इस तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सरकारी निदेशक होते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं। ये मुख्य रूप से सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से ये 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, 10 कोई भी हो सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हों, और कोई भी 2 सरकारी अधिकारी जिसको गवर्नमेंट चाहे कि हाँ सुटेबल हैं ये आरबीआई में जाने के लिए, उनको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अन्य 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों में प्रत्येक में से, जो मैंने पहले बताया कि वहाँ पे होते हैं और 4 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई में कौन कौन हो गया? देखो, एक तो गवर्नर हो गया और 4 उप गवर्नर हो गए, 10 ये आपके निदेशक हो गए। ठीक है, और 2 आपके ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए। तो कितने हो गए टोटल आपके? 4, एक 5, 10, 15 और 2 17, यानी कि कुल मिलाकर के 17 लोग आरबीआई के जो आपकी बॉडी में है वो मुख्य रूप से सेंट्रल में, यानी कि केंद्रीय जो मुख्यालय है मुंबई में, वहां पे बैठते हैं लोग। ठीक है, याद रखना, आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम प्रमुख कार्यों की बात करते हैं कि कौन कौन से कार्य जो हैं आरबीआई के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आप फिगर देख सकते हो। तो सबसे पहला कार्य है कि विनिमय दर और मुद्रा का प्रबंधन, कि कौन कौन सी मुद्राएं कब चेंज, आप देखते रहते हो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर। ठीक है, इस तरीके से ये हमेशा हर तिमाही में चेंज होते हैं। ठीक है, बैंकर का बैंक, यानी कि जितनी भी भारत में राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंक हैं उन सभी का जो बाप कौन है वो आरबीआई, इस तरीके से समझ सकते हो। क्रेडिट नियंत्रक, इस तरीके से ये अपने नियंत्रण में रखते हैं। आखिरी कर्जदाता, यानी कि जब सभी बैंकें बर्बाद हो जाएंगी तो यहाँ तक कि अगर सरकार के पास भी पैसा नहीं होगा तो पैसा कौन देगा? वो आरबीआई देगी। सरकार के लिए बैंकर, सरकार अपना जितना भी लेखा जोखा है, जितना भी पैसा है, लेन देन, वो सभी किससे करती है? वो आपका आरबीआई से करती है। वहीं पर मूल्य स्थिरता का प्रबंधन, यानी कहीं पे भाई बहुत महंगाई ना हो जाए और बहुत जो है आपके एक तरीके से मुद्रास्फीति ना हो पाए, तो इस तरीके से ये दरों का नियंत्रण करती है। नोट जारी करने वाली एजेंसी, यानी कि नोट, कौन से नोट प्रचलन से बाहर करने हैं, जैसे 500 और 1000 आपके बंद कर दिए गए थे 2016 में, और उसके बाद में 2000 रुपये का नोट जारी किया गया। तो ये सभी कार्य जो हैं वो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप एक पॉइंट्स वाइज भी लिखे हुए देख सकते हो आप, जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करना, उनका कार्यान्वयन, निगरानी करना, साथ में वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, किस तरीके से किस एनजीओ को कितना पैसा मिल रहा है, हमारा फॉरेक्स कितना है, वो सभी चीज़ें कौन करता है? वो आपका आरबीआई करता है। ठीक है, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना, परिचालन योग्य मुद्रा ना रहने पर उन्हें नष्ट करना, जैसे कि मैंने बताया 500, 1000 या कुछ सिक्के हैं
जैसे कि 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए हैं, 50 पैसे के सिक्के बंद हो गए हैं, उनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया। ये किसका काम है? ये काम है आपका आरबीआई का। नेक्स्ट क्या है? सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना और साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का है कि ज़्यादा महंगाई ना हो पाए, मुद्रास्फीति ना हो पाए और जितना एक तरीके से बैलेंस चलता रहे। तो ये सभी कार्य जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।